जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। देखिए, वेरिएबल्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब सीखना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, सबसे पहला जो टॉपिक हम सीखते हैं वो होता है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। क्योंकि इन दोनों को हम हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे आप बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, चाहे आप छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हो, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, दैट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। मतलब ये कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर हमारा जो डाटा है, चाहे हमारा डाटा हो चाहे हम यूज़र से ले रहे हो, उसको हम उन बॉक्सेस के अंदर स्टोर करते हैं। ओके। अब वेरिएबल्स को मजीद समझने के लिए आपको समझना होगा कंप्यूटर की मेमोरी को। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ना काफ़ी सारे बॉक्सेस बने होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हर एक बॉक्स को हम कहते हैं एक सेल। ओके। अब डिफरेंट हमारे पास सेल्स हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, एक्स एक वेरिएबल है और यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम मैथ की बात करें ना तो उसके अंदर हम इसे कहते हैं इक्वल्स टू, बट कंप्यूटर के अंदर ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि x एक वेरिएबल है और इसको हम 25 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको हमने वैल्यू दे दी है 25। अब होगा क्या मेमोरी के अंदर कि इन सेल्स में से किसी एक सेल में जाके ये जो मेरी वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी, और साथ ही में हमने जो वेरिएबल का नाम सेट किया था वो उस बॉक्स का एड्रेस बन जाएगा। सो इन द फ्यूचर जब कभी भी हमें इस वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम वेरिएबल के नेम को यूज़ करेंगे और कंप्यूटर हमें उस वैल्यू को लाकर दे देगा। इसीलिए वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। ओके। अब वेरिएबल्स के बारे में तो हमने सीख लिया कि बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए। बट वेरिएबल को हम ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का कोई नाम सेट नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब ये कि अगर आपने एक वेरिएबल का नाम सेट किया है तो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसको ना साथ के साथ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते जाते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अपने कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 के नाम से फोल्डर बना रखा है, दिस इज आर चैप्टर 1। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसे हम कहेंगे वेरिएबल्स डॉट पाई हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पाइथन लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। ओके। तो एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारी जो फाइल है वो क्रिएट होके आ चुकी है। अब यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू 25 जैसे कि हमने वहाँ पर क्रिएट किया था। अब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं नाम लिखने के। अब अगर फर्स्ट लेटर में मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ तो हमें एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, आप एल लिखो, के लिखो, कैपिटल टी लिखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो क्या होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। बट जो रेकमेंड होता है वो ये होता है कि आप लेटर को यूज करो, अंडरस्कोर को यूज ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल तो हमने समझ लिया कि लेटर का जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड जो रूल है वो ये है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, जो कि हमने अभी सीख लिया। उसके बाद देखिए, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स अंडरस्कोर। मतलब इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, नाम के बीच में, नाम के आखिर में, शुरू में नंबर नहीं हो सकते। लेटर्स भी हो सकते हैं ए से लेकर जेड तक, और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वापस आते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर ना इसके नाम को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। पहला रूल क्या है, लेटर होना चाहिए, मैंने लेटर जो है वो लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर आप नंबर्स भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, बट इसके अंदर आप स्पेशल सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते कुछ इस तरह से।
अगर मैं यहाँ पर ऐड का साइन यूज़ करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एरर शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम हैश को यूज़ करें तब भी हमारे पास एरर शो हो रहा है। इट मीन्स आप किसी भी स्पेशल सिंबल को वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो ना तो ये चीज़ें खुद ही याद हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम तो ह्यूमन है ना, हम चीज़ों को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ एज का। ठीक है, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ एज का। इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 1 2। ठीक है, अब क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम जानते हैं कि ये भी एज है, ये भी एज है, बट पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि उसके लिए कैपिटल ए कुछ और वैल्यू है, स्मॉल ए कुछ और वैल्यू है, उसके लिए दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये उसके लिए एक अलग वेरिएबल है और ये उसके लिए एक अलग वेरिएबल है। इसे हम कहते हैं केस सेंसिटिव। ओके, वापस आते हैं। उसके बाद देखें, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। अब कीवर्ड काफ़ी सारे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन कीवर्ड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज को यूज़ करते जाएंगे कीवर्ड्स आपको याद होते जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं इफ़। अब इफ़ जो है वो एक कीवर्ड है, साथ में मुझे रेकमेंड भी कर रहा है कि आप इफ़ को यूज़ करें, बट इसको आप वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। देखिए हमें एरर शो हो रहा है। अगर हम होवर करें तो यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, तो मतलब इसके अंदर अगर हम प्रॉब्लम व्यू में जाए तो हमें प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं उनको आप पाइथन के वेरिएबल्स में यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड के बारे में थोड़ा मैं और आपको बता दूं। देखें कीवर्ड कुछ नाम ही होते हैं, ठीक है, बट उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है वो पहले से डिफाइन किया जा चुका है। मतलब जिसने ये लैंग्वेज डिज़ाइन की, जिसने ये लैंग्वेज डेवलप की, उसने पहले से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया कि इनका ये काम होगा, इस काम के लिए यूज़ होंगे। उनका जो टास्क है वो पहले से बता दिया गया है। अब उसको किसी और काम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम यूज़ करते जाएंगे और साथ के साथ आपको याद भी हो जाएंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल्स के नेम के बारे में। बट यहाँ पर मैं एक रूल और भी आपको बता दूँ कि वेरिएबल का जो नेम है वो एक तो होना चाहिए शॉर्ट। शॉर्ट क्यों होना चाहिए? जितना छोटा नाम होगा आपको याद रहेगा, क्योंकि अगर आपको वैल्यू चाहिए ना वेरिएबल की, तो आपको वेरिएबल का जो नेम है वो याद होना चाहिए। ओके, सेकंड जो है वो ये है कि वेरिएबल का जो नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर कर रहा हूँ किसी स्टूडेंट की एज को, ठीक है, और मैं उसे नाम दे देता हूँ a = 12। ठीक है, अब इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये एज की वैल्यू है, क्योंकि ए से कोई नहीं बता सकता ना कि ये एज है। हाँ, इन दोनों को देख के कहा जा सकता है कि ये एज की वैल्यूज हैं। तो आपके वेरिएबल का नेम जो है वो उसकी वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए। मतलब वेरिएबल के नेम को देखकर डेवलपर ये बता सके कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की जा रही है, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। क्लियर जी? चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं अब इसको आउटपुट में शो करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट का और उसके बाद पैरेंथेसिस। अब जब हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था प्रिंट को, तो हमने कोटेशन का यूज़ किया था और इसके अंदर जो कुछ हम आउटपुट में देखना चाहते थे वो हमने लिख दिया था। बट जब आप वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हो ना तो हम कोटेशंस को यूज़ नहीं करते, हम जस्ट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कुछ इस तरह से। इसे सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें आउटपुट में हमें वेरिएबल की वैल्यू शो हो रही है। ओके, तो इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। इस तरह से वेरिएबल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप आउटपुट में देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। अब इसके अंदर ना आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में वैल्यू दे सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एज 1 और मेरे पास एक और वेरिएबल है जो है एज 2, एक और वेरिएबल है जो है एज 3। मैं इन सबको वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं कॉमा का यूज़ करूँगा। फर्स्ट में स्टोर हो जाएगी 25, सेकंड में स्टोर हो जाएगी 12 और थर्ड में स्टोर हो जाएगी 25 अगेन। अगर हम इनको आउटपुट में देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट का यूज़ करेंगे। एक के अंदर मैं एज 1 को देखना चाहता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो सबको एक के अंदर ही देख सकते हैं। मैं दोबारा से प्रिंट का यूज़ करूँगा।
और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ एज 2 को, और एक बार फिर से हम प्रिंट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ एज 3 को। ओके, इनको सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 25 आ रहा है जो कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है, 12 और 25। इस तरह से आप एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि बहुत से वेरिएबल्स को हम एक वैल्यू असाइन करें तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब ये कि ये 25 हमारी वैल्यू है, हम चाहते हैं कि एज 1, एज 2, एज 3 तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 25 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो है 25। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को दे सकते हो और सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को भी दे सकते हो। ओके, आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। देखें, मैं यहाँ से ना इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ 25। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये एक वेरिएबल है, बट वी डोंट नो कि इसकी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर हम बात करें अपने इस रियल वर्ल्ड की तो इसके अंदर हम कुछ डाटा यूज़ करते हैं, जैसे हम नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नंबर्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट यूज़ नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, बट उसमें पॉइंट यूज़ नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इसी तरह से कुछ और हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट जो है वो यूज़ होता है, जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, दो कैटेगरीज हो गई इसकी। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है जो कि होती है बूलियन, जिसके अंदर या तो ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स वैल्यू होती है। अब आपने परेशान नहीं होना, मैं बातें कर रहा हूँ तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो, अब डेटा टाइप्स को समझना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर भी बात आती है कंप्यूटर की मेमोरी की। देखें, कुछ डाटा हमारे पास ऐसा होता है जिसका साइज़ थोड़ा होता है, वो मेमोरी में थोड़ी जगह लेता है। कुछ डाटा हमारे पास ऐसा होता है जिसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो मेमोरी में ज़्यादा जगह लेता है। अब डाटा टाइप को मेंशन करना, अगर आप पाइथन के अंदर डाटा टाइप को मेंशन ना करें तब भी आपका कोड वर्क करता है। ठीक है, बट डाटा टाइप को मेंशन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वैल्यू छोटी है तो मेमोरी में जगह भी छोटी बनेगी, वैल्यू बड़ी है तो मेमोरी में जगह भी बड़ी बनेगी। मतलब ये कि जो मेमोरी मैनेजमेंट होगी ना वो अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, जब हम बड़ी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रायोरिटी होती है हमारी, वो ये होती है कि हम हमारी जो मेमोरी है वो कम से कम कंज्यूम हो। ओके, तो इसलिए डेटा टाइप्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमारे पास ये 25 जो है वो एक इंट है। अगर हम देखना चाहें इसके डेटा टाइप तो देख भी सकते हैं। हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, ओके, और उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है टाइप का, इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एक्स वेरिएबल को। ठीक है, इस तरह से इस पीस ऑफ कोड को मैं सेव करता हूँ और एक बार इसे रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है कि ये एक इंट है। ठीक है, मतलब इंटीजर डाटा है। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं और पॉइंट में चेंज कर दूं और दोबारा से इस कोड को हम रन करें तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि ये एक फ्लोट डाटा है। इसी तरह से अगर हम इसे स्ट्रिंग में पैक कर दें कुछ इस तरह से डबल कोटेशन को यूज़ करते हुए और सेव करके इसको दोबारा से रन करें तो अब हमारे पास मैसेज शो हो रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। ओके, और इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करूँ ट्रू, ओके, और इसे सेव करते हैं और दोबारा से इसे रन करते हैं तो अब हमारे पास मैसेज शो हो रहा है कि ये है बूलियन। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, उसके मुताबिक आपको अपना डाटा स्टोर करना होता है। अब अगर मुझे एक इंटीजर को स्टोर करना है तो कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एज है और एज क्योंकि इंट में होती है, ठीक है, पॉइंट में तो हो नहीं सकती, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डेटा टाइप लिखेंगे जो कि है इंट। उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिख देंगे, फॉर एग्जांपल ये है 25। ओके, इसे मैं सेव करता हूँ और एक बार ना अब इसकी टाइप को हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट, और दोबारा से हम टाइप वेरिएबल का यूज़ करते हैं और इसको पास कर देते हैं एज। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है कि ये एक इंट है।
तो आप क्या करना है, आपने क्या करना है, जब भी आपने कोड लिखना है ना तो अपने डेटा टाइप को मेंशन कर देना है। अगर आप इंटीजर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपने इंट को मेंशन कर देना है, अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्ट्रिंग को मेंशन कर देना है। ओके, अब यहाँ पर ना कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ कर लेते हैं, वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वही चीज़ें। अब यहाँ पर ना इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ नंबर 1। ओके, और एक और वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम कहेंगे नंबर 2, और ये भी इंट टाइप का होगा और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देंगे, फॉर एग्जांपल 25 अगेन। अब मैं इसको ना स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करूँगा तीसरे वेरिएबल की, जो कि है सम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम नंबर 1 प्लस कर देंगे नंबर 2। ओके, अब इन दोनों को ऐड होने के बाद आंसर जो है वो सम वेरिएबल के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके आंसर को भी देखना चाहता हूँ जो कि सम वेरिएबल के अंदर है, और इसकी डेटा टाइप को भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेटा टाइप को देखने के लिए हम टाइप का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम पास कर देंगे सम वेरिएबल को। ओके, सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर भी आ रहा है और साथ में हमारे पास डेटा टाइप भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो इंट टाइप का है, ठीक है। ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं चेंज करूँ, देखो यहाँ पर ना मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट, और इसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं। अब इस पीस ऑफ कोड को अगर हम रन करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, फ्लोट। देखो पहले इंट आ रहा था, अब फ्लोट आ रहा है। दो चीज़ें थी हमारे पास, इंट भी था, फ्लोट भी था, बट हमारा जो इंटरप्रेटर है उसने क्या किया, उसने फ्लोट को चूज़ किया, मतलब इस सम वेरिएबल को फ्लोट में चेंज कर दिया। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो इंटीजर होता है ना, इंट, ये मेमोरी में लेता है थोड़ी स्पेस, ठीक है। तो जब भी आपने इंट लिखा तो मेमोरी में जो स्पेस होगी वो थोड़ी होगी, तकरीबन 2 बाइट्स की होगी। लेकिन जो फ्लोट है वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना डाटा के लॉस होने से बचने के लिए उसने फ्लोट को सेट कर दिया, क्योंकि फ्लोट का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आंसर ज़्यादा बन जाता है तो वो फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। इंटीजर जो है उसमें स्टोर ना हो सकता अगर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती, ठीक है। रिमेंबर, अगर वैल्यू छोटी है तो वो इंट में भी स्टोर हो जाएगी। वैल्यू अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो वैल्यू को लॉस होने से बचाने के लिए फ्लोट को सेट किया गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने सेट नहीं किया। अगर हम सेट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट कर दें कि मैं यहाँ पर ना इंट यूज़ करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर भी आ रहा है और साथ में डेटा टाइप जो है वो इंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंटीजर सेट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी आपने कोई वैल्यू यूज़ करनी है, कोई नंबर यूज़ करना है, तो आपने कोशिश करना है कि जो उसकी डेटा टाइप है वो साथ में आप मेंशन करें। अब यहाँ पर ना कुछ और चेंजेस इसके अंदर करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा डाटा है ना, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ एक स्ट्रिंग में, str। ओके, और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो डबल कोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, ठीक है। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आप किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दूं कि हाँ भाई इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, सेव करते हैं और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से हमारे पास एरर आ रहा है, मतलब ये कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डेटा टाइप्स को जो है वो चेंज किया है, कभी मैंने इसको चेंज कर दिया, कभी इसको चेंज कर दिया। आपने क्या करना है, ये चीज़ें खुद से चेंज करनी है, पंगा लेना है आपने, ठीक है। डेटा टाइप्स को आपने चेंज करना है, कभी आपने इस साइन को चेंज कर देना है, ठीक है, कभी आपने इसकी डेटा टाइप को चेंज कर देना है। तो जितनी ज़्यादा आप पंगे लेंगे ना, जितनी ज़्यादा आप एरर्स फेस करेंगे, उतने ज़्यादा आप एक अच्छे कोडर बनेंगे, ठीक है। और आपके अंदर एक स्किल पैदा होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। क्योंकि जब आपने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपको एक तजुर्बा भी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, क्यों वेरिएबल्स ज़रूरी हैं, साथ में हमने डेटा टाइप्स को भी कवर किया, और यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर देखा जो कि है प्लस। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस को चेंज कर दो, अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें हम वक्त ज़ाया करेंगे अपना। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर यूज़ कर लो, आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइड यूज़ कर लो, आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से वर्क करेगा। ओके,
तो अभी के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की, तो आपने क्या करना है, नेट पे जाना है, आपने सर्च करना है पाइथन कीवर्ड्स, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट को आपने सिर्फ देख लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ताकि एक दो लफ्ज़ आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ें कीवर्ड्स में शामिल हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ को हम कवर करते जाएंगे। ओके, और कुछ ये जो मैंने प्लस करके दिखाया आपने माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, ये चीज़ें आपने खुद करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।